हाँ जी, विस्कोसिटी ना बिल्कुल बात नहीं की थी ना अपन ने, विस्कोसिटी थोड़ी सी। चलिए, देखिए क्या होता है, कोई भी फ्लूइड जब फ्लो करता है तो जहां कहीं भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इधर इन ट्यूब मान लो, अगर ट्यूब में फ्लो कर रहा है तो ट्यूब की जो वॉल्स हैं और जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या होगा, एडेसिव फोर्स होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो वॉल्स के कांटेक्ट में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट रेस्ट पे होते हैं। ठीक, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट का जो मॉलिक्यूल है, जैसे अपने पानी अगर तुमने बहता हुआ देखा हो कहीं पे कैनाल वगैरह में, तो आप किनारों पे देखना पानी की स्पीड नेग्लिजिबल होती है और सेंटर पे स्पीड ज्यादा होती है। एग्जैक्टली सेम मैनर में अगर आप टॉप सरफेस से बॉटम पे जाएंगे तो स्पीड की वैल्यू कम होती है और बॉटम पे फ्लूइड मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट रेस्ट पे होते हैं। अब यहाँ क्या है कि अगर ये बॉटम सरफेस है तो बॉटम पर फ्लूइड मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट रेस्ट पे होते हैं और यहाँ के मॉलिक्यूल की स्पीड, फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल की स्पीड मैक्सिमम होती है। ये जो एरो हैं वो स्पीड को शो करते हैं। तो हम इसका अगर वेलोसिटी प्रोफाइल बनाए तो वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरह का बनेगा, लाइक दिस। मतलब फ्री सरफेस की मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, उसके बाद आप नीचे आते जाओ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होना शुरू होता है और अगर आप देखेंगे तो फाइनली बॉटम सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट रेस्ट पे होते हैं। दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम लोग यहाँ पर कोई एक ए एरिया की प्लेट कंसिडर कर लें, लाइक दिस, राइट। इसका एरिया जो है वो ए है और मान लेता हूं इसकी वेलोसिटी वी है। तो इसके ऊपर हम यहाँ से डी वाई अबव अगर कोई प्लेट कंसिडर करेंगे तो उस प्लेट की जो वेलोसिटी होगी, जैसे मान से लाइक दिस, ये ले, दोनों का एरिया सेम है। अगर यहाँ वेलोसिटी v है और हमने ये वेलोसिटी प्रोफाइल बनाया, हमने कहा फ्री सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स उनकी स्पीड मैक्सिमम है और बॉटम सरफेस की स्पीड जो है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ से अपन डी आर अबाउ चलेंगे तो यहाँ से ऊपर जाने पर इस फ्लोट प्लेट की वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में कुछ ज्यादा होगी, v प्लस डीवी होगी, v प्लस डीवी होगी, राइट। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक जब हम मूव करेंगे तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज हो रही है। तुम्हें पता है जब भी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज है तो उसके लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट डिफाइंड है। तो बेटा यहाँ जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा ना उसकी वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डीवी बाय डी आर। इनका वेलोसिटी का डिफरेंस डीवी है और सेपरेशन डी आर, डीवी बाय डी आर। अब एक सिंपल सी बात करते हैं, हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी फोर्सेस हमारे यूज आ रहे हैं उन सभी फोर्सेस में दो ही तरह के फोर्सेस हैं, इधर ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको अच्छे से दिखता है कि एमजी कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। उसके अलावा जितने भी फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, तो जैसे कि हम बात करते थे फ्रिक्शन क्या होता था, फ्रिक्शन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू कॉन्टैक्ट सरफेस ड्यू टू विच a surface always opposes the relative motion to the other surface which is contact in that surface। तो ये कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की अपन बात करते हैं। फिर हम ये भी बात करते हैं कि फ्रिक्शन के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है विस्कोसिटी और फ्रिक्शन में हमें बात करनी पड़ेगी। फ्रिक्शन में हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाली इंटरेक्शन टेम्परेचर का फंक्शन होती है। टेम्परेचर बढ़ने पर वो इंटरेक्शन वीक पड़ती है। तो जब तक दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर रेस्ट पे होती हैं, आप जानते हो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो अपने आप को रीएडजस्ट कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। यानी जब मोशन टेंडेंसी होती है तो हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है अप टू द मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेसिकली जो इंक्रीज होने वाला पैरामीटर होता है वो क्या होता है, म्यू, राइट। वो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहीं ना कहीं अपन म्यू को डिफाइन करते हैं। और वहां अपन बात कर सकते हैं कि वहां एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता था। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ
पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट जो आपको दिख रहा है वही है। यानी हम सीधी सीधी बात कर सकते हैं कि अगर फ्लूइड लेयर का एरिया बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आएंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा, और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली रिलेटिव मोशन का अपोज भी ज्यादा होगा। ये चीज फ्रिक्शन में नहीं थी, राइट। यहां हम बात कर सकते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर v है या dv बाई dr है, और मान लो इसका एरिया मैं कंसिडर कर लेता हूं, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो विस्कस फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट। जो भी आपने लेयर का एरिया कंसिडर किया उसके प्रोपोर्शनल होगा, हमें पता ज्यादा बड़ा एरिया होगा ज्यादा मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आएंगे। ऑल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dr, right? So f equals to something constant a dv by dr, और ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है, और यहाँ नेगेटिव साइन हम यूज करेंगे बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट एक्ट करता है। तो यहां से अपन को एक फॉर्मूला मिल जाता है, f इक्वल्स टू माइनस ईटा a dv by dr. दिस इज व्हाट viscous force acting between the two layers which is separated by distance dr. If there is the velocity difference between two layers is dv, मतलब dv by dr velocity gradient है। तो यहाँ eta is the coefficient of viscosity, eta की अगर हम यहाँ देखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, f अपॉन ये हो जाएगा a इंटू dv by dr। तो यहाँ से बच्चा इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, अगर आप यूनिट देखो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द पास्कल, राइट, एंड dv by dr की यूनिट क्या होगी, पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो यूनिट क्या बनेगी, पास्कल इनटू सेकंड ना, राइट। पर इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट अगर हम बात करें तो देखो यहां पर एम के यूनिट अपन ने बात की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, तो सीजीएस क्या हो जाएगी, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, एंड दिस इज नोन एज पोइस। क्या बोलते हैं इसको, तो ये होता है पोइस। पोइस याद रहे सीजीएस यूनिट, इस पे स्टार मार्क लगा लेना, क्योंकि आपको विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की वैल्यू पोइस में ही दी जाती है और वो सीजीएस है। तो मैक्सिमम बच्चे कैलकुलेशन में गड़बड़ करते ही हैं, वो एमकेएस मान के कैलकुलेशन कर लेते हैं और गड़बड़ हो जाती है। सो हमें याद रखना है कि सीजीएस है। दिस इज इक्वल टू डेकापोइस। क्या होता है ये, डेकापोइस मतलब 10 पोइस, तो वो एमकेएस है। बहुत बेसिक सी चीज है, तो यूनिट के अपन ने बात कर ली। सबसे जरूरी चीज, अगर फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूनिट एंड डायमेंशन पे बेस कोई क्वेश्चन पूछा है आज तक, तो सबसे ज्यादा तो आता है प्लैंक्स कांस्टेंट पर। आपसे पूछा जाता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट और डायमेंशन किस अदर फिजिकल क्वांटिटी के बराबर है। सबसे ज्यादा मेडिकल की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इट्स व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। 2 pi r equals to nh upon 2 pi, sorry, mvr equals to nh upon 2 pi। लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स पढ़ा होगा ना, तो वहां से अपन देख सकते हैं, या E इक्वल्स टू एच से भी देख सकते हो, बहुत सारी जगह देखने की, या फिर आप एरियल वेलोसिटी वाली जगह से देख सकते हो। बहुत सारी जगह है जहां पर अपन बात कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स को रिलेट कर सकते हो। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू किसने कैलकुलेट की थी, इट्स वेरी सैड, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन को उसी बात के लिए नोबेल मिला था। आइंस्टीन को उस चीज के लिए नोबेल नहीं मिला जिसके लिए हम उसको जानते हैं, उसको रिलेटिविटी के लिए नोबेल, क्योंकि तब तक लोगों को भेजे में बैठी रिलेटिव होती क्या है, लोगों की समझ में आया तो नोबेल देना, उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं पता था। उन्होंने तो हाँ क्वांटम पे और पार्टिकल के नेचर पे, वेव नेचर पे वो कर रहा था कि वेव नेचर होती है, पार्टिकल नेचर होती है, तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो वहां से उसने ग्राफ वाफ ड्रॉ किए, तो स्लोप कांस्टेंट आ गया था, उसको मैथमेटिक्स बाद में कैलकुलेट कर लिया कि इसकी वैल्यू होती है यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और किसी भी चीज को यूनिवर्सल कांस्टेंट प्रूव करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो उसको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के काम पे नोबेल मिला था आइंस्टीन को। एग्जैक्टली सेम मैनर में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू न्यूटन ने नहीं दी थी, कैवेंडिश ने दी थी, पर वो आप 9th क्लास में पढ़ लेते, ठीक है। प्लैंक्स का वैल्यू किसने दी थी, एल्बर्ट आइंस्टीन ने, राइट। अब सुनो, तो वो सबसे ज्यादा आता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट,
या म्यू नॉट, और तीसरा नंबर आता है ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं ना इजीली। कैसे निकालेंगे बताइए? ये रहा हमारे पास, हम निकालेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड से। तो क्या हो जाएगा, m1L1T-2 सेकंड मतलब T1, और ये हो गया L2। देखो मजेदार चीज क्या मिलेगी, m1L-1T-1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा। इस पे आते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली, ये हम सोल्व कर लेते हैं आराम से, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आती हैं और एज इट इज आती है, तो उसका ध्यान रखें। तो ये तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं। देखो तो 3 फॉर्मूले हैं जो यहाँ विस्कोसिटी में आपके काम आएंगे, जिन पे क्वेश्चंस आने हैं। वन इज दिस, अनदर इज स्टोक्स लॉ। पर स्टोक्स लॉ पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, उसकी जगह आता है टर्मिनल वेलोसिटी में। ठीक है, तो हम टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर लेंगे स्टोक के साथ साथ। और थर्ड बचता है पॉइजलीज इक्वेशन। तो यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसकी अपन बात कर लें। पहले अपन लाइन बना लें अपनी बाउंड्री। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, ये एक टेबल है और इस पे एक पुली लगी हुई है। ठीक है, और ये एक ब्लॉक है, और इस पर आपने फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ऑयल फिल्म लगा दी। क्या लगा दी? तो आपने फ्रिक्शन तो कम कर दिया, पर एक नई चीज पिक्चर में आ गई, विस्कोसिटी। तो आप रेजिस्टेंस फोर्स को जीरो नहीं कर सकते, राइट? तो ये जो ऑयल फिल्म है, ऑयल फिल्म, इसकी जो थिकनेस है, दैट थिकनेस इज 0.3 मिलीमीटर, ये आपको गिवन है। और इसका जो एरिया है दैट इज 0.1 मीटर स्क्वायर, राइट? अब हम क्या करते हैं, इससे एक ब्लॉक हैंग करते हैं, और उस ब्लॉक को यहां देखिए, यहां एक 0.01 केजी का ब्लॉक हैंग कर दिया। ठीक है, इसके मास से हमें कोई लेना देना है नहीं, आपको पता है उसका एमजी हम यहाँ कोई रोल प्ले नहीं करेगा। हम क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम, ये जो ब्लॉक है, इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हैंगिंग वेट है उसका mg टेबल और ब्लॉक के बीच में लगने वाले जो ऑयल की जो फिल्म बनी उसकी वजह से लगने वाले विस्कस फोर्स से बैलेंस हो रहा है, तभी स्पीड कांस्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल। क्या फाइंड करना है हमें? ईटा। तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे ये और आंसर लेके आ जाओगे। याद रहे, जो v दे रखा होता है वही dv होता है इन जनरल, रूल नहीं है। रीजन सिंपल है, आप मुझे बताइए, हम क्या देखेंगे कि हम यहां से यहां तक की थिकनेस लेंगे ना, तो वॉट एवर बी द स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक विल बी द स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक। तो ये जो ऑयल फिल्म है इसके टॉप लेयर की स्पीड क्या है? ब्लॉक की स्पीड के बराबर। और बॉटम लेयर तो रेस्ट पे है, तो उसकी स्पीड क्या है? 0। तो जो थिकनेस है वो तो क्या बनेगी? dy या dr, और जो v है वो क्या बनेगा? dv। नहीं समझ में आई बात? तो v बाई टी ही dv बाई dr होगा, v बाई टी ही dv बाई dr होगा। नेगेटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। तो हम सीधी सीधी बात कर लेंगे, f इक्वल्स टू ईटा a v बाई टी। अब आपको सारी चीजें पता है, ओनली आपको क्या फाइंड करना है? ईटा। ठीक है, तो क्या आ गई वैल्यू ईटा की? नहीं किया कैलकुलेट? हाँ बताओ ना भाई। 3 × 10⁻², पोइस, वोडे का पोइस, एम कैसे में निकाला होगा ना।
3 इंटू 10⁻²। जी की वैल्यू 10 कंसिडर की ना, बोलो भाई। हाँ, अरे mg लोग है ना फोर्स के बराबर, तो आपने इसको 0.1 kg कंसिडर किया होगा ना, तो ये पॉइंट हो गया, ये 0.1 था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ईटा की वैल्यू t/v के बराबर आ जाएगी। नहीं समझ में आई बात? आगे ना यार, पक्का। ठीक है। पिस्टन, पिस्टन में क्या होता है जनरली, एक होलो सिलेंडर होता है और उसमें एक सॉलिड सिलेंडर मूव करता है। किसी इंजन को कभी खोल के देखा हो तो जो अपनी थर्मल थर्मल में क्वेश्चन करते हैं हम लोग, गैस भरी होती है और एक पिस्टन रख देते हैं, तो वो पिस्टन जो मूव करता है तो डेफिनेटली जो वॉल्स हैं सिलेंडर की, होलो सिलेंडर की, वो और जो सिलेंडर अंदर मूव कर रहे हैं उनके बीच में फ्रिक्शन होगा। उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर ऑयल लगा देते हैं, राइट। तो जो आप इंजन में ऑयल डालते हैं, उस ऑयल का काम यही होता है कि जो मशीनरी काम कर रही होती है उसका फ्रिक्शन रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और आप कोशिश करेंगे कि ऐसा फ्लूइड यूज करें, ऐसा ऑयल यूज करें जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नेग्लिजिबल हो। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि, सवाल समझना, ये हमारे पास एक होलो सिलेंडर है, राइट। ये है होलो सिलेंडर, राइट। और इसका जो डायमीटर है दिस इज 15 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक सॉलिड सिलेंडर है, ये ठीक है। इसकी लेंथ जो है ये दिस इज 15 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो है 14.9 सेंटीमीटर। किसका? सॉलिड सिलेंडर। हेलो, ठीक है। ये जो सॉलिड सिलेंडर उसका डायमीटर कितना है, राइट। और इसके बीच में यहां अगर ऑयल भरा हुआ तो ऑयल की लेयर बनेगी नहीं बनेगी? या ऑयल की लेयर बन रही होगी ऐसे, राइट। इसका जो मास है दैट इज 1 kg। कितना मास है? 1 kg, राइट। आपको ये बताना है, अगर ये जो सिलेंडर है ये V इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है, हमें फाइंड करना है कि ऑयल का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या है? उसके साथ छोड़ देंगे, होलो सिलेंडर के अंदर तो नीचे गिरेगा तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, उस कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू आपको गिवन है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू बतानी है। Is viscous force valid between the layers of the gases also? Example in atmosphere. बिल्कुल, पर उसमें अपन लेयर्स नहीं बोलते गैसेस के वाले केस के अंदर, वहां विस्कोसिटी का कोज कुछ और है। इन केस ऑफ गैसेस जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपको पता है कि थर्मल एजिटेशन बढ़ता है, यानी गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स में कोलिजन बढ़ता है, वो कोलिजन एक रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे आप बात करते हो ना अपन किसमें, किसी मेटलिक वायर के रेजिस्टेंस में हम बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड बढ़ जाती है, 3/2 kT इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, वो 3 kT अपन एम आता है, तो वी बढ़ती है, तो वी बढ़ती है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट किसमें है? गैसेस के अंदर। जहां कहीं भी रैंडमनेस है पार्टिकल के पास, वहां काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे रूल्स वैलिड है। आई बात समझ में? चाहे वो फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस हो या वो इलेक्ट्रॉन हो आपका जिगजैग पाथ, या आपके पोलन ग्रेन्स का जो पाथ होता है, हर जगह पर केटीजी के रूल्स एज इट इज वैलिड होंगे जहां कहीं पर रैंडमनेस है। सो वहां रीजन कुछ और है। गैसेस के अंदर विस्कोसिटी का कारण क्या है? कोलिजन्स की वजह से जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है वो। इसीलिए आप कहते हैं कि गैसेस के अंदर, सुन लेना बात ध्यान से, गैसेस के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ती है, जबकि लिक्विड के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम होती है। रीजन? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो,
और यहाँ तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन था, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वीक होगा तो विस्कस फोर्स वीक होगा। तो वहाँ टोटल ने एक फॉर्मूला दिया था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के वेरिएशन का, NT इक्वल्स टू सॉरी ऐसे ऐसे फॉर्मूला है एट टी टेम्परेचर जो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट होती है उसकी वैल्यू, ये क्या हो यार तो गीला रहता है, मजा नहीं आता लिखने का। तो एन नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ये यहाँ पर एन नॉट 0 डिग्री टेम्परेचर पे विस्कोसिटी है, ये टी टेम्परेचर पे है, अल्फा और बीटा कांस्टेंट और टी टेम्परेचर है। तो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट इन केस ऑफ लिक्विड्स इसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, बट इन केस ऑफ गैसेस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। तो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट लिक्विड में कैसे वेरी करेगा और गैसेस में कैसे वेरी करेगा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। हालांकि आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होगा या बढ़ेगा, तो तुम आसानी से बता सकते हैं। हमें पता है कि लिक्विड्स के केस के अंदर हम क्या ले रहे हैं, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, एंड डेफिनेटली मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वीक पड़ेगी, और वीक पड़ेगी तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगा एंड विस्कस फोर्स कम होगा। बट इन केस ऑफ गैसेस टेम्परेचर बढ़ाओगे, आरएमएस स्पीड बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ेंगी तो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, तो हम कहेंगे विस्कोसिटी एक तरह से बढ़ गई। प्रेशर पे खास डिपेंडेंस नहीं होता, लेकिन लिक्विड्स में गैसेस पे के ऊपर गैसेस की विस्कोसिटी प्रेशर का कोई फर्क नहीं चलता, लेकिन लिक्विड्स के अंदर ऐसा होता है कि प्रेशर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम होती है, पर पानी के साथ उल्टा है, लिक्विड वाटर के बाकी सबका वही है। सवाल करो। एक छोटी सी गड़बड़ करते हैं यहाँ पर लोग, वो नहीं कि तो वही फॉर्मूला है भाई, आपको यहाँ क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमारा जो फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू ईटा ए डीवी बाई डी आर, हमें ईटा निकालना था, तो ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन ए डीवी बाई डी आर निकालोगे तो यहीं से। अब एफ तो किसके बराबर ले लेंगे, mg के बराबर है ना, एरिया 2 पाई आर एच, डीवी बाई डी आर में डीवी इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर सेकंड, डी आर क्या लोगे, यस 0.05। 1 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस है वो तो दोनों तरफ का मिला करके है ना, तो वन साइड का कितना आएगा फिर, ठीक है। बस वही इतनी सी गड़बड़ करती है, और तुम में से बहुत से लोगों ने कर भी दी हो जाती है ना गड़बड़, ये छोटी सी गलती है पर होती है, इसीलिए सवाल करवाया जाता है। बाकी तो आप देखना कभी भी इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाता ही नहीं है भाई। एक क्वेश्चन आईआईटी में आया वो ज्यादा क्या है पता, वो क्वेश्चन क्या, वो भी देख लो। वो क्वेश्चन क्या था कि समझना ध्यान से, हमारे पास दो फिक्स्ड सपोर्ट्स हैं, ऐसे मान ले ये और एक नीचे ये, हम थोड़ा गैप ज्यादा बना रहे हैं पर गैप इतना नहीं, गैप बहुत स्मॉल था, और इनकी हाइट, इनका जो सेपरेशन है वो h। अब हम क्या करते हैं कि इनके बीच में एक प्लेट लेते हैं जिस प्लेट का एरिया a है, और ऊपर यहां प्लेट के ऊपर जो ऑयल है उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी μ1 है, और प्लेट के नीचे जो ऑयल है इस ऑयल का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी μ2 है, राइट। और मान लेता हूं कि ये यहां से इसका जो हाइट है वो अगर y है तो ये कितना हो जाएगा h माइनस वाई, क्योंकि हमें जो प्लेट है उसकी थिकनेस h के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल लेनी, मतलब उसको कंसीडर नहीं करना है। अब इसमें उन्होंने दो पार्ट पूछे क्वेश्चन के, पहला क्या कि आपने इसको मूव करवाया कांस्टेंट स्पीड v से, v की कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाया, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y विस्कस फोर्स ऑफ बोथ द लिक्विड्स इज सेम। तो करना कुछ नहीं है, हमें फोर्सेस को इक्वल कर देना है, y निकाल लेंगे। नहीं समझ में आई बात। फिर यहां एक चीज बदलेगी कि अगर मैं y की वैल्यू बदलता हूं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बदलेगा,
दोनों का ना, एक का तो दोनों का बदलेगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट बदलेगा तो फोर्स बदलेगा। नहीं समझ में आया? तो उन्होंने कहा y की किस मिनिमम वैल्यू के लिए हमें इसको, सॉरी y की किस वैल्यू के लिए हमें मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा पुल करने के लिए। जब उसको आप पुल कर रहे हो तो इसके ऊपर विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ऐसे ऐसे समझे आप। जैसे ये ऊपर वाली लेयर थी, ये नीचे वाली लेयर है, और ये प्लेट है। तो हमें पता है कि अगर इसकी वेलोसिटी v है तो ये वाला वेलोसिटी जीरो, ये जीरो। हेलो। तो अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल बनाऊं तो ऐसा बनेगा ना कि यहाँ की वेलोसिटी v फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर यहाँ जीरो हो गई। एग्जैक्टली वेलोसिटी कम होते 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 यहाँ जीरो हो गई। नहीं समझ में आई बात? तो अगर मैं इसको मूव करता हूं इधर बाय अप्लाइंग सम फोर्स एफ, तो उन्होंने ये कहा कि y की किस वैल्यू के लिए एफ जो है वो मिनिमम होगा। पहला पार्ट तो क्या है? पहला पार्ट क्या है? हाँ, y की किस वैल्यू के लिए फोर्स इक्वल होंगे। दूसरा क्या है? फोर्स का मिनिमम वैल्यू, क्या तो कितना होगा ये भी निकाल सकते हो, और y की किस वैल्यू के लिए वो मिनिमम होगा। चलो सोल्व करो। सिंपल केस है, मतलब टफ नहीं है क्वेश्चन, इज इजी क्वेश्चन। हाँ जी, पहला बताओ। म्यू टू एच, राइट राइट राइट। यहां से इक्वल कर देंगे ना दोनों को, तो y की वैल्यू मिल जाएगी म्यू टू एच अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू ना। सिंपल था। दूसरे में आपने देख लिया कि पहले देख लिया, एक फोर्स F1 था, दूसरा F2 था, तो F1 प्लस F2 के बराबर फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। और फोर्स विद रिस्पेक्ट टू y वेरी करेगा, तो dF by dy इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव लो, इक्वल टू जीरो करो, y की वैल्यू निकाल लो। सर dx क्या लेना है? कौन से वाले पार्ट का पूछा इसने? अमित, अस्मित श्री। dx अजय ने पहले ही पूछा होगा। हम्म। हाँ, तो अपन को y निकालना था ना। इसको सिंप्लीफाइड कर ले, हो जाएगा वन प्लस रूट म्यू टू बाई म्यू वन, सॉरी म्यू वन बाई म्यू टू। वो वाले आर्ग्यूमेंट जो लिखा हुआ है ना उधर, इट इज वन प्लस रूट म्यू वन बाई म्यू टू ना। अरे नहीं नहीं, इसी की बात कर रहा हूँ, तो इसी की। ये क्या है?
ये तो रूट म्यू टू बाई म्यू टू तो 1 हो गया, ये रूट म्यू टू बाई म्यू 1 हो गया ना, है ना। तो y की वैल्यू निकालनी थी हमको, तो h अपॉन दिस सही है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड केस में y क्या आया, h अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ म्यू 1 बाई म्यू 2। नहीं आ रहा, इतना तो सवाल नहीं था। क्या गड़बड़ किया, इधर भी नहीं आया, गर्ल्स डिपार्टमेंट किसी का नहीं आया, आ गया इधर, तेरा भी नहीं आया। इतनी कैलकुलेशन है नहीं जितनी लिखी हुई है। आ गया, क्या गड़बड़ किया था तूने, माइनस प्लस में, नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा बात नहीं है। ये टर्म्स कांस्टेंट हैं, है कि नहीं, ये टर्म्स कांस्टेंट हैं, इसका डेरिवेटिव लोगे, लोगे ना इसका डेरिवेटिव, तो नीचे तो स्क्वायर आ जाएगा, के ऊपर -1 जाएगा ना, तो -2 के नीचे स्क्वायर आ जाएगा, होएगा नहीं होगा, इधर नेगेटिव साइन आएगा, और फिर इनसाइड टर्म डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, -h, सॉरी -1, राइट -1, ठीक है। और इसमें क्या करोगे, -1/y² इक्वल टू 0 कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, y की वैल्यू मिल गई। इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी ही नहीं। ब्लॉक का mg कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन और बॉइंट, ना तो यहाँ बॉइंट है, बॉइंट क्या लेना गया यहाँ, कौन से सवाल को पूछते हैं ये लोग, ये कौन है, ये आस्था, आस्था यस, क्या पूछा इसने, किस कौन से वाले पार्ट के लिए, आई थिंक इसने इसके लिए पूछा जो अपन सोल्व कर रहे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली कहानी सुननी, अब हो सकता है तुम्हें भी कन्विंस, पूछा तो सही है उसने जी, तुम लोगों ने या तो वहां तो गौर ही नहीं किया, या तो अपन ने इतना गौर ही नहीं किया। मैंने तुमसे पहले जो लाइन बोली थी वो क्या, कि दो हॉरिजॉन्टल सरफेस जिनके बीच में गैप है, और वो गैप बहुत स्मॉल है, उसमें एक प्लेट फंसी हुई, अब प्लेट के और उसके, ये मान लो कि जो प्लेट का थिकनेस है वो गैप से थोड़ा सा ही कम है, नहीं समझ में आई बात, तो वो तो रखी हुई है ना एक तरह से, तो mg तो वो रिएक्शन फोर्स मिल ही रहा होगा डेफिनेटली, आपने ऑयल फिल्म लगा दी ऊपर नीचे, तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए तो हमारा विस्कस फोर्स ही काम कर रहा है ना, वर्टिकल फोर्स से हमें कोई लेना देना नहीं, इसलिए अपन उसकी बात ही नहीं की। अरे ये आंसर आया नहीं आया सबको, ये बताओ सबसे पहले तो, सबका आ गया, मुश्किल नहीं था ना, फिर तुमने क्यों मुश्किल बनाया, पता है क्यों मुश्किल बना, मैंने बोल दिया था कि आईआईटी में आया हुआ है, ये ऑल थिंग्स अराइज फ्रॉम हियर, मास्टर ग्लैंड यहाँ बैठी हुई है ना, वो कंट्रोल करती है सबको। ये तो मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया, तुम कर लोगे आसान सवाल है, कई बार एग्जाम में बच्चे यूं कर लेते हैं, तो वो फटाफट बहुत कंफर्टेबल जोन में करते हैं, हाँ बन गया, ये सवाल ना आज तक सही नहीं हुआ किसी से, जेई में आ गए 3 बार बच्चे गलती करके आते हैं, फिर वो इसे हर स्टेप पे एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हैं कि गड़बड़ नहीं हो जाए, कुछ करना ही नहीं है, कोई सवाल छोटा नहीं होता है, कोई सवाल बड़ा नहीं होता यार। अगर तुम टेस्ट नंबर, ज्यादा नंबर लाने के लिए देने जाओगे तो 2 सवाल ज्यादा गलत करके आओगे, यानी टेस्ट देते वक्त कभी ये प्रेशर रखना ही नहीं दिमाग में कि मेरे पिछली बार कितने नंबर आए थे अभी, हालांकि वो रहता है, तो ये तो एक हैबिट होती है, आपको डालनी पड़ती है, बस जस्ट एंजॉय योर क्वेश्चंस, उनको मजे करो, कम से कम टाइम में सोल्व करो, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करो, अपना आप सब चीजें, प्रेशर नहीं रखना दिमाग में, वही लोग जीतते हैं। एक नेगेटिव एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, ये एग्जांपल मैं नहीं देता, कभी कभी किसी बैच में बताता हूँ, पर
क्योंकि सीखने वाली चीज इसलिए बताता हूँ। मेरा गांव है यहाँ से 115 किलोमीटर बाहर। वहां पे एक फैमिली थी, उसमें वो मेरे फादर के, उनके जो बड़े भाई थे वो मेरे फादर के बराबर थे। जो छोटे वाले थे अंकल, वो बहुत गरीब थे बेचारे। तो उनके फादर की डेथ हो गई, उनके पास जमीन जायदाद वगैरह कुछ नहीं थी। तो वहां से निकल कर अच्छा, उनकी हाइट कोई गजब थी, जगदीश नाम था उनका। उनकी हाइट और फिजिक ऐसा देख कैसा लगता था कोई बॉडी बिल्डर आ रहा हो। और खानों पे मजदूरी का काम करते थे माइंस पर। तो उनके फादर की डेथ हो गई, वहाँ उनके पास कुछ जमीन जायदाद थी नहीं, तो उनको रोजगार की दिक्कत आने लगी। तो वो गाँव छोड़ के कोटा आ गए। फिर उनसे किसी ने मशवरा दिया कोटा के बजाय आप जयपुर चले जाओ। वो जयपुर चले गए। तो उन्होंने छोटा मोटा किराए का मकान ले लिया और रिक्शा चलाने लगे अरेंजमेंट करके। वो साइकिल रिक्शा नहीं होता वो। तो वहाँ कोई जो वो छोटी चौपड़ या बड़ी चौपड़ के आसपास का जो एरिया था, उस तरफ वो रिक्शा चलाते थे। अब वो रेलवे स्टेशन से किसी बंदे को बिठा के लेके आ रहे रोज डेली का। तो क्या होता था कि घर में उनकी वाइफ ने चाकू वगैरह मंगवाया था उनसे, तो भूल जाता था आदमी कई बार काम में नहीं याद रहता। तो एक दिन उनको झगड़ा हो गया उनके बाद, घर में सब्जियां काटने का चाकू ही नहीं, आप चाकू ही ला रहे। तो इस बार उन्होंने क्या करा, जाते पहले चाकू लेकर रख लिया, वरना शाम को भूल जाता हूँ मैं। और वो चाकू सीट के नीचे रखा हुआ था। और हर इंसान का माइंड सेट, देखो ये बहुत सारी चीजें हैं। हर इंसान के अंदर अच्छा और बुरा बंदा जो है वो रहता है। आप किसको जगा के रखते हो आपकी चॉइस है ना। ये एक मैंने वो देखी थी डिस्कवरी पे, एक बायोग्राफी आ रही थी जिसमें कंबोडिया की तरफ कुछ टेररिस्ट ने कुछ फॉरेनर्स को हाईजैक कर लिया था और सरकार से मांगे मनवाने के लिए। तो उसमें एक लेडी पत्रकार थी कोई, तो उसने अपनी स्टोरी बता रही थी वो। तो उसने क्या देखा कि क्योंकि वो लेडी थी, उसके हाथ सॉफ्ट थे, तो जो हथकड़ियां बांधी हुई थी रात में जंगल में, उनको बिठा रखा था एक तरफ, तो उसके हाथों से वो ऐसे करके उसने निकाल ली बाहर, खुल गई वो। उन्होंने देखा सारे जो टेररिस्ट हैं वो अपनी अपनी गन लेकर आराम से नींद निकाल रहे हैं। वो जाती है उठ करके, उनकी गन उठाती है, वो फायर करने वाली होती है। तभी उसके दिमाग में क्लिक करता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं वही कर रही हूँ जो ये लोग कर रहे हैं। यहाँ मेरी मजबूरी है, तो इनकी भी तो कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से ये सब काम कर रहे हैं। वो गन रखती है और वापस आ जाती है। और फिर उनसे उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। तो वो एक बहुत शानदार लाइन बोलती है कि बेसिकली हर बंदे के अंदर एक क्रिमिनल छुपा होता है। सरकमस्टांसेस उसको बाहर लेकर आ जाती हैं कई बार कुछ अलग चीजें होती हैं। कई बार लोगों का सर्कल ऐसा हो जाता है कि उसका माइंड ही वैसे काम करता है। खैर वो बात खत्म, आ जाते हैं वापस रिक्शे वाले पे। वो एक बंदे को वहां से बिठा, नया नया जयपुर में था, वो बंदे को वहां से बिठाता है और घर ले जाता है, उसको छोड़ने जाता है। तो जब वो क्या वहां का उससे लगेगा उस जमाने में दादा वादा नहीं, पहले वो खूब होते थे पुरानी मूवीज तुम देखोगे, ये मेरा इलाका है वाली उस टाइप का कुछ होता है। तो वो बेचारा उससे कहता है कि भाई 7 रुपए 8 रुपए बने मेरे, वो दे दो मुझे। बोले तेरी हिम्मत कैसे कि मुझसे पैसे मांगनी है। बोले तो रिक्शे में बिठा के लाया और पैसे मांग रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। उसको पता ही नहीं कौन है ये, उसको नहीं पता ये कौन है, वो तो नया नया था। तो 2-3 बार जब उसको रिक्वेस्ट के पैसे लेने की, तो उसको गुस्सा आ गया। बोले मुझसे आज तक किसी ने पैसे नहीं मांगे, तू पैसे मांगे। 2-3 थप्पड़ मिला के मार, उनके हाथापाई हो गई। तो उसने क्या किया कि इसको जो जो रिक्शे वाला था उसको मारने के लिए चाकू निकाला। इसके पास सब्जी वाला चाकू था, और क्योंकि ये ताकतवर था, इसे उसको पकड़ा और 2-3 चाकू मार दी वही ढेर। उसको रिक्शे वाले ने, जो हमारे गांव से गया था, जिसने कभी जिंदगी में से थप्पड़ नहीं मारा। अब जब वहां ऐसा पूरी ऐसा एपिसोड हो गया, सब भीड़ इकट्ठी हो गई, इसको दादा को मार दिया, इसने इसको यहाँ को मार दिया, इसको मार दिया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। जब तक उसको नहीं पता था ये कौन है, तब तो उसको पता ही नहीं था। और जब उसको पता लगा कि ये तो इस इलाके का डॉन था, और उसकी हालत बदली। तो कहने का मतलब ये था कि उसको पहले से पता होता कि ये इतना खतरनाक आदमी है, तो कहता भाई साहब अगले चक्कर में फ्री में ले आऊंगा आपको। नहीं समझ में आई बात, उसको पता ही नहीं था, तो उसने उसका प्रेशर लिया ही नहीं। ये रूल्स है लाइफ के जो हर जगह वैलिड होते हैं। आप अननेसेसरी प्रेशर लोगे चीजों का, तो आपको चीजें टफ लगने लगेंगी। इसलिए कंफर्ट जोन में रह के काम करो, कोई मसला ही नहीं है। हेलो, क्या सोच रहा है तू। कंफर्ट जोन चाकू मार दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ नेगेटिव एग्जाम्पल था, पर क्योंकि हमें पता है ये बहुत पहले की स्टोरी है। सो अपना अपना कंफर्ट जोन होता है। चलिए आगे बात करते हैं स्टॉक्स लो की। लिखो
स्टोक्स लो। स्टोक्स ने बेटा ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तो अगर आपको याद हो तो आपने जब यूनिट डायमेंशन पढ़ते हैं तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला के थ्रू स्टोक्स लो को प्रूव करते हैं, 6 पाई ईटा आरवी, राइट। पर इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। इसने क्या किया, अच्छा इसमें कंडीशन है, स्टोक्स लो तभी वैलिड है जब जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसका डायमेंशंस डेप्थ ऑफ द फ्लूइड के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो। ऐसा नहीं कि साहब आपने एक बाल्टी में पानी भरा और एक बॉल डाल दी और टर्मिनल वेलोसिटी ढूंढने लगे। नहीं समझ में आई बात। Depth of the water column या fluid column should be very large as compared to the dimensions of the object which is moving in that fluid, right? So होगा क्या कि उसने क्या देखा स्टोक ने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव कर रहा है तो इस फ्लूइड के अंदर मूविंग ऑब्जेक्ट जो कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए एक्सपेरिमेंट था, तो उसने देखा कि इसको जब इसमें हम रिलीज करते हैं तो जब ये नीचे मूव कर रहा है तो वेलोसिटी के अपोजिट एक विस्कस फोर्स लगता है, दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस of that object, velocity of the object, right? और उसके बाद उसने इसको हटा करके कांस्टेंट यूज किया जिसमें आया 6 पाई ईटा। इनफैक्ट आप विस्कोसिटी की भी बात कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि जो ज्यादा विस्कस होगा उसमें विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा। तो एफ वी इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, सॉरी विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ये जस्ट अलग है किससे, न्यूटन्स लॉ से। न्यूटन्स लॉ में अपन ने क्या बात की, हमें इफेक्टिव एरिया चाहिए, यहाँ एरिया से कोई मतलब नहीं, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और कंडीशन क्या है, हाँ अब यहाँ एक चीज समझना, अगर हम बात करें टर्मिनल वेलोसिटी की तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है साहब, बोलो ना भाई। किसी भी फ्लूइड के अंदर जब किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है, या जरूरी नहीं रिलीज करें, आप किसी भी वेलोसिटी उसके अंदर फेंकें, तो टर्मिनल वेलोसिटी कभी भी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। और इसका फायदा उठा करके कुछ सवाल एग्जाम्स में पूछे हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इस तरह का, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी फ्लूइड में चल रहा है जिसका रेडियस आर है, तो बेटा नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg। ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बॉयंट प्लस विस्कस। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो तो उसकी वेलोसिटी 0 है, तो उस पर लगने वाले दो ही फोर्स हैं, mg एंड बॉयंट फोर्स। अगर mg बड़ा है बॉयंट से तो एक्सेलरेट होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ उस पे लगने वाला विस्कस फोर्स बढ़ेगा। अब आपको पता है ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो ये बढ़ रहा है क्योंकि शुरुआत में ये ज्यादा था। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो अगर मान लो इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं वी टर्मिनल। इन दैट सिचुएशन वी कैन राइट एफ बॉयंट प्लस एफ विस्कस इक्वल्स टू mg ना। हेलो, एफ बॉयंट कितना, रो किसका, फ्लूइड का, v कितना 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, प्लस एफ विस्कस कितना 6 पाई ईटा आर वी इक्वस टू एम जी कितना सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। होपफुली यहां तक समझ में आ गया हो। ये पूरा आर्ग्यूमेंट उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 6 पाई ईटा आर वी इक्वस टू 4/3 पाई आर क्यूब बाहर आ जाएगा, जी बाहर आ जाएगा, और क्या बचा सिग्मा माइनस रो, राइट। अब देखिए ये आर है तो ये स्क्वायर बचा, पाई से पाई रवाना हो गया, और ये 6 है, और ये देखो ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई करके 9 बना देगा। तो v की वैल्यू क्या आ गई, 2/9 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो बाई ईटा। और सबसे मजे की चीज ये कि आज तक जितने भी मेडिकल में जो सवाल आए हैं वो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर पाए। एक ही बार सवाल ऐसा आया था जिसमें वो हीट की बात कर ली थी उन्होंने, हीट वाला क्वेश्चन नहीं आया था कि अगर इसने टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर ली तो अब ये नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, तो लॉस इन एनर्जी कहीं ना कहीं तो जा रही है, वो हीट की फॉर्म में जा रही है। तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो इसके रेडियस पे कैसे डिपेंड करेगा, आर की पावर 5। भाई अल्टीमेटली पावर पे जाओगे ना आप, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट dH/dt, वो तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर है, तो पावर F.V होगी। नहीं समझ में आई बात, तो सीधा वहां से आएगा F.V से।
पावर 5 आ जाती है फटाफट। ठीक है, अभी आ जाए यहां पर। अब मुझे बताओ, अगर पानी की बूंद गिर रही है हवा के अंदर, क्लाउड से रिलीज उसे चलती है, तो बेटा पानी की बूंद के लिए अगर मैं बात करूं, तो आप मुझे बताइए ये रो क्या है? डेंसिटी ऑफ एयर। तो ये 1000 है, ये 1.3 है, तो इट्स नेग्लिजिबल। तो इसको हटा करके डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं फिर लोग। क्या लिख देंगे? 2/9 r² g सिग्मा बाई ईटा। उसको नेग्लिजिबल मान के, और आप जब न्यूमेरिकल सोल्व करो बाई चांस तो इसी तरह करना। पर अगर मान लो डेंसिटी कंसिडरेबल है तो फिर हम डिफरेंस निकाल लेंगे, कोई मसला ही नहीं कहीं से कहीं तक। अब यहां बताओ ग्राफ कैसा आएगा। आप बात करोगे कि साहब अगर आपने किसी बॉल को रिलीज किया है तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी के वेरिएशन का जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? पहले वेलोसिटी बढ़ेगी और फिर कांस्टेंट होगी, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा लाइक दिस। ये वी टर्मिनल याद रही, टच करेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है कि इनफिनिटी भी जाएगा। समझ में आ गई बात? लेकिन यही ग्राफ उल्टा हो जाएगा कब? कि अगर मैं बॉल को एयर में किसी ज्यादा हाइट से गिराऊं और पानी में एंटर करेगी, अब क्या होगा कि जब वो एंटर की तब उसकी वेलोसिटी टर्मिनल से ज्यादा थी, तो अब कम होके कांस्टेंट होगी। नहीं समझ में आई बात? तो ग्राफ कैसा आएगा? हेलो, नहीं समझ में आई बात? क्या? कैसे कम होगा टर्मिनल? बहुत सारी हाइट थी, बोल तेरी मर्जी, मैं हाइट ले लेता, कम कैसे होगा बता टर्मिनल से? उल्टी कहानी हो गई ना सीधी सीधी। टर्मिनल से कम कैसे होगा बताओ? विस्कस फोर्स जो है वो वी पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले विस्कस फोर्स ज्यादा रहा होगा ताकि बॉइंट और विस्कस का सब एमजी से बड़ा हो गया, तो रिटार्डिंग फोर्स आएगा तो स्पीड कम होगी ना। एमजी और बॉइंट फोर्स बदलने से रहा, जो ऊपर लग रहा था उसमें से एक फोर्स बदल रहा है। अब वो फोर्स कम होता 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 जैसे वी टर्मिनल के बराबर आया, अब तो फोर्स इक्विलिब्रियम में आ गई, नेट फोर्स जीरो हो गया, तो कांस्टेंट हो जाएगी। तो उसमें डिक्रीज होगी और फिर कांस्टेंट होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो टर्मिनल के केस जहां से सवाल आते हैं बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। मैंने आपसे कहा रेडियस देता है, सीधी आंसर की बात करते हैं। अब पहले वो जो रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह की कहानी है वो मैं स्टोरी सुना दूंगा, फिर मॉड्यूल से रीड कर लेना उसको, मैं लिखाऊंगा लिखाऊंगा नहीं। रेनॉल्ड्स नंबर, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, वो सब सिंपल सिंपल चीजें हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी बढ़ाते हो तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी तक ही फ्लूइड फ्लो स्ट्रीम लाइन होता है। उससे ज्यादा वेलोसिटी होने पर वो टर्बुलेंट हो जाता है। तो उस टर्बुलेंसी के लिए फिर रेनॉल्ड्स नंबर आता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर है बेसिकली, जिससे हमें पता लगता है कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू किस रेंज में होने पर फ्लूइड फ्लो का टाइप क्या होगा, लेमिनर कब होगा, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कब होगा, टर्बुलेंट फ्लो कब होगा। तो उसमें एक नंबर है 0 से 1000। अब इसमें बहुत बेसिक चीज है, इसको अननेसेसरी क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे बात करें 2000 या उससे कम स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। 2000 से 2000 से 2500 तक अनस्टेबल होता है, ना तो प्योरली स्ट्रीमलाइन है ना ही टर्बुलेंट। आफ्टर 2500 इट इज टर्बुलेंट फ्लो, राइट? तो उसमें क्या होता है, एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा था, आर्टरीज में जब ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं ना डॉक्टर, यहाँ पे स्ट्रैप लगा देते हैं और वो स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, तो आपने यहाँ से ब्लॉक कर दिया आर्टरीज को प्रेशर बढ़ा करके, फिर धीरे धीरे रिलीज करते हो, तो वो ब्लॉक हो रही है, जब वो एकदम से रिलीज होता है, जो प्रेशर डिफरेंस है तो बहुत तेजी से फ्लूइड फ्लो होता है। तो पहले उसके पास टर्बुलेंस ही होती है, उसके बाद में वो नॉर्मल फ्लो पे आता है, क्योंकि अच्छा खासा विस्कोसिटी होता है ब्लड का। तो उन्होंने क्या पूछा था कि वो कुछ वैल्यू दे दुआ करके और पूछा था कि टाइप ऑफ फ्लो कैसा है, तो उसमें आपको नंबर ही कैलकुलेट करना था, रेनॉल्ड्स नंबर। क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जो आती है वो दो तरह के फोर्स से आती है, विस्कस फोर्स और इनर्शियल फोर्स का रेशियो। तो वहां से निकालना था, वो हम बात करेंगे। पहले आते हैं अपन पोइसजेलिस इक्वेशन। तो पोइसजेलिस इक्वेशन क्या होती है? देखो पोइसजेली के अकॉर्डिंग, एक तो मुझे पोइसजेली की है ना स्पेलिंग बहुत गंदी लगती है, यही है ना, कुछ और हो तो देख लेना। मुझे इसका फॉर्मूला जिंदगी से याद है, डेरिवेशन भी याद है,
मतलब मैं जब चाहूँ इसका डेराइव करके बता सकता हूँ, लेकिन स्पेलिंग मुझे कभी याद नहीं, हमेशा मैं कंफ्यूज रहता हूँ। मुझे पोइज याद है, मुझे पता है पोइज दिल्ली पे ही पोइज है, वो तुम देख लेना। तो क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, एक हमारे पास ट्यूब है, राइट, इस एंड का प्रेशर P1, इस एंड का प्रेशर P2, इसकी लेंथ बच्चा L है, राइट, और इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। अगर मान लो इसमें फ्लूइड वेलोसिटी V है जो कि फ्लोट कर रहा है इस तरह से, तो रेट ऑफ फ्लो जो होती है, रेट ऑफ फ्लो को अपने क्या बोला था, इट्स द फ्लूइड करंट ना, Q से डिनोट करते हैं I फ्लूइड को, एंड दिस इज रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो dV by dt इज इक्वल टू डेल्टा P पाई R टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा L। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि ये ओम्स लॉ है, याद है, मैंने कहा एक ही चीज याद रखनी है, वो K, 8 ईटा बाई R स्क्वायर, है ना। तो ये जो K है उसको अपन 8 ईटा बाई R स्क्वायर लिख देते हैं। तो फ्लूइड रेजिस्टेंस क्या होता है, K L बाई A। तो क्या वैल्यू मिल गई, 8 ईटा L बाई A R स्क्वायर, राइट। तो रेट ऑफ फ्लो जो होती है यहां से अगर मैं देखूंगा, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा P बाय R फ्लूइड ना, जैसे वहां डेल्टा V बाय R होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, या प्रेशर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होगा। तो अपन डेल्टा P की वैल्यू तो रख ही देंगे, और RF क्या रख देंगे, 8 ईटा L अपॉन A R स्क्वायर, ओ ए पाई R स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा पाई R टू द पावर 4। ठीक है, अब यहां पर देखो एग्जाम्पल, ये एक टैंक है, ट्यूब नंबर 1, ट्यूब नंबर 2 एंड ट्यूब नंबर 3, ये 3 ट्यूब्स हैं। तीनों की जो लेंथ है L, दैट इज 39 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ये 4 सेंटीमीटर है, और ये जो हाइट है ये 8 सेंटीमीटर है। और आपको बुरा बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि मैं जो वाटर कॉलम की हाइट ले रहा हूँ वो 30 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। कितनी ले रहा हूँ, 30 सेंटीमीटर। तो हाइट देख के नाराज नहीं होना, राइट। बोले यहाँ तक 8 सेंटीमीटर हुआ तो उधर कैसे बचा इतना। ये 30 सेंटीमीटर है। हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ तीनों में प्लग लगे हुए, तीनों ट्यूब्स आइडेंटिकल है, सेम रेडियस सेम लेंथ, रेडियस इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, लेंथ तीनों की 39 सेंटीमीटर। हमें पता है तीनों की अगर ओपनिंग को ओपन करेंगे तो तीनों से फ्लूइड बाहर आएगा, और तीनों से अलग अलग वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर आएगा, यानी तीनों से रेट ऑफ फ्लो अलग अलग होगी, और तीनों की मिलाकर के कुछ ना कुछ रेट ऑफ फ्लो होगी। मान लो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। हम चाहते हैं कि इन तीनों ट्यूब्स को रिप्लेस करके बॉटम पे एक सिंगल ट्यूब लगा दें, तो उस ट्यूब का लेंथ कितना हो ताकि इन तीनों की रेट ऑफ फ्लो उस ट्यूब की रेट ऑफ फ्लो के बराबर हो। कुछ समझ में आया क्या कहा मैंने। तो मैं जो चाहता हूं वो ये है कि द होल सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय, या 3 ट्यूब्स इज रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल ट्यूब हैविंग सेम रेडियस बट L डैश लेंथ, और ये हाइट उतनी ही है 30 सेंटीमीटर। तो इन तीनों का जो रेट ऑफ फ्लो है, जैसे मान ली यहां से रेट ऑफ फ्लो जो है वो Q है, यहाँ का रेट ऑफ फ्लो Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के लिए इसका L की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन।
क्या बनाया था? नहीं, एयर कैपेसिटर, बैटरी लगा दी, रेजिस्टेंस लगा दी। 15? और भी लोगों का आंसर आने तो देखते हैं। 15 तो नॉट लुकिंग गुड। सही है 15। Fifteen is the right answer. Fifteen centimeter is correct answer. आ गया सब लोगों का? नहीं आया? क्या करोगे? फ्री सरफेस से एच पता है सबका, तो सबका प्रेशर डिफरेंस पता है, मतलब रो जी एच पता है। तो हमारा जो फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू डेल्टा पी पाई आर टू द पावर 4 अपॉन ए थीटा एल, राइट? उसमें सबका रेडियस सेम है, उधर भी रेडियस उतना ही चाहिए अपन को, तो चाहो तो रेडियस वाले, पाई वाले, कांस्टेंट वाले पैरामीटर्स हटा दो। तो रेट ऑफ फ्लो जो है वो डेल्टा पी अपॉन लेंथ का फैक्टर आ जाएगा। ईटा भी सेम है ना सबका, 8 भी सेम है। नहीं समझ में आई बात? आगे ना भाई, कौन सा? ये ना तो पैरेलल ना सीरीज है। इसी ने तो तू जोड़ रहा था, वो देख लेना मैं क्या कर रहा है तू। समझ में आ गई बात, क्या करना है? इसका फ्री सरफेस से डेप्थ पता है, इसका पता है, इसका पता है, हमें प्रेशर डिफरेंस जो होगा ना वो डेप्थ के प्रोपोर्शनल होगा। तो डेल्टा पी के प्रोपोर्शनल उससे ले लो, Q1 Q2 यहाँ रख दो वैल्यू, बाई एल आई जाएगा, सबका एल सेम है ना? और इसका जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो 30 ले लोगे, सीधा एल डैश की वैल्यू मिल गई। आई बात समझ में? अब दो क्वेश्चन आपको लिखने हैं बेटा, एज इट इज, जैसे हैं वैसे ही लिखने। फैशनेबल क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन लिखो, अ लार्ज बॉटल इज फिल्ड, a large bottle is filled with a siphon made of capillary glass tubing, with a siphon made of capillary glass tubing. Compare the time taken to empty the bottle. Compare the time taken to empty the bottle when it is filled, number one, with water, number two, with petrol of relative density 0.8, 0.8, ठीक है? The viscosity coefficient of the water and petrol are, the viscosity coefficient of water and petrol are 0.01 and 0.02 CGS units. The viscosity coefficient of water and petrol are 0.01 and 0.02 CGS units. समझ में आ गया सवाल क्या है? आप में क्या कहे कि एक कोई ट्यूब थी ना, उसमें आपने खाली करनी है बेसिकली। साइफन जानते हो साइफन क्या होता है? उस दिन कोई कह रहा था ना मेरे से, कैसे पाइप लगा के सक करके निकालते, वही तो होता है साइफन। कभी देखा ऐसे ड्रम व्रम में पानी बाहर निकालना हो तो आप ऐसे ट्यूब डाल करके मुंह से सक करके निकालते? नहीं समझ में आई बात? और साइफन के थ्रू, उसको साइफन ही बोलते हैं,
ठीक है, हम टैंक भर भी सकते हैं दूसरे टैंक में और चाहे तो टैंक को खाली भी कर सकते हैं, राइट। तो हमसे कहा जाता है कि उसमें पर्टिकुलर वॉल्यूम भर दिया आपने किसी टैंक वैंक में, और आपसे ये कहा जा रहा है कि कंपेयर द टाइम टेकन टू एम्प्टी दी बॉटल, जो भी बॉटल है उसको खाली होने का टाइम देना है अपन को किसी गिवन साइफन से, जब उसमें आपने क्या भरा हुआ है, पेट्रोल, और क्या भरा हुआ है, वाटर, सेम वॉल्यूम का। तो आप साइफन से खाली करो तो टाइम कितना लगेगा। हो जाओ शुरू। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। इनफैक्ट अपन को टाइम का कंपैरिजन की बात करनी है तो रेशियो ही बताना है टाइम का। सेम कैसे आ सकता है दोनों का? हाँ, एक बोतल पूरी भरी, अरे मेरी बात सुनो, एक टैंक है, यहाँ एक टैंक रखा हुआ है, ये इतना बड़ा कोई टैंक है, उसको अपन ने एक बार पेट्रोल से भर दिया, एक बार पानी से भर दिया, और किसी साइफन से खाली कर रहे हैं, तो टोटल वॉल्यूम जो खाली कर रहे हैं वो सेम हो गया ना? नहीं समझ में आई बात? बस टाइम को कंपेयर करना है। या अच्छा, हाँ, 2:5 इज राइट आंसर। गुड। क्या यूज करोगे वापस? पॉइजन यूज होगा ना? तो डीवी बाई डी टी इक्वस टू डेल्टा पी पाई आर टू द पावर 4 अपॉन ए टीटा एल। अब जो ट्यूब हम ले रहे हैं साइफन की, उसका आर तो वही है, ट्यूब तो वही है, लेंथ भी वही है। नहीं समझ में आई बात? तो डिफरेंस किसका आएगा? ईटा और डेल्टा पी, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग है तो प्रेशर डिफरेंस अलग अलग आएगा दोनों। नहीं समझ में आई बात? तो डेल्टा पी, तो डेल्टा पी में एच आएगा, रो जी एच, सो एच तो सेम ही है ना, सेम हाइट तक बराबर, तो रो आएगा। तो डीवी बाई डी टी, वी सेम करेंगे अपन, तो वी बाई टी इक्वस टू डेल्टा पी पाई आर टू द पावर 4 अपॉन ए डी टाइल, तो वी इक्वस टू इंटू टी कर दें, यानी हमारी इक्वेशन मिलेगी रो 1 टी अपॉन ईटा 1 इक्वस टू रो 2 टी अपॉन ईटा 2। ये तो मिलेगी ना? इस आ गया आंसर, टी वन बाई टी टू का रेशियो आ गया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तुमने ऐसा देखा होगा कि एक ग्लास लो पानी का, उस पानी के ग्लास में थोड़ी मिट्टी डाल दो, तो वो पानी गंदा हो जाता है। पानी गंदा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड स्टेट के अंदर है, वो फ्लोटिंग स्टेट में, और उसको रख दो, कुछ घंटे बाद वापस आओ तो सारी मिट्टी नीचे बैठी होती है और ऊपर पानी साफ होता है, राइट। तो हो क्या रहा है, जब आपने मिट्टी को डाल के स्टिर किया तो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने एमजी की वजह से नीचे गिरना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि उनका बाइंड फोर्स भी है और उन पर विस्कस फोर्स भी ऊपर लगेगा, तो वो कहीं ना कहीं टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेते हैं गिरने के लिए। और वो टर्मिनल वेलोसिटी अगर सभी पार्टिकल्स एक ही मटेरियल के बने हैं तो आर पे डिपेंड करेगी। जो पार्टिकल बड़ी साइज का होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, मतलब वो जल्दी नीचे बैठेगा, टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा जल्दी नीचे आएगा ना। तो इस कंसेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको थीम पहले समझा दी, क्वेश्चन अब मैं लिखवा रहा हूं, लिखो। अ पाउडर comprising particles of various sizes, powder comprising particles of various sizes is stirred up in a vessel, is stirred up in a vessel filled
to a height of 10 centimeter of the water. Filled to height of 10 centimeter of water. Assuming the particles to be spherical, assuming the particles to be spherical, find size of largest particle. Find size of largest particle that will remains in suspension. Find size of largest particle that will remains in suspension after 1 hour. After 1 hour. Density of powder is 4 gram per centimeter cube, and viscosity of water is 0.01 poise. Viscosity of water is 0.01 poise. हो जाए शुरू. इसमें एक अजम्पशन तुम्हें खुद अपनी मर्जी से लेनी पड़ेगी ना. 10 सेंटीमीटर हाइट कॉलम दे रखी, राइट. तो ये मान के चलेंगे कि पार्टिकल जो, देखो मेरी बात सुनो, आपसे कहा कि 1 घंटे तक सस्पेंडेड रहे, तो जब आपने स्थिर किया तो जो पार्टिकल नीचे होंगे पाउडर के वो तो जल्दी बैठ जाएंगे ना. सबसे बाद तक कौन रहेगा? जो सबसे टॉप पे होगा. तो हमें अजम्पशन मान के चलनी है कि पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि फ्री सरफेस के जस्ट बिलो ही टर्मिनल वेलोसिटी आ गई उसके पास. मतलब बहुत नीचे आ गई, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं आई. नहीं समझ में आई बात? तो अगर फ्री सरफेस के जस्ट वही टर्मिनल वेलोसिटी आ गई तो कितनी डेप्थ थी टोटल? 10 सेंटीमीटर. जो सबसे बाद में पार्टिकल नीचे जाएगा वो 1 घंटे तक सस्पेंडेड रहेगा. इसका ये मतलब हुआ कि 1 घंटा यानी 3600 सेकेंड में उसको सिर्फ 10 सेंटीमीटर चलना है. तो वहां से टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाएगी. बाकी सारे पैरामीटर्स गिवन है, आप बाहर निकाल लोगे. ऑप्शन है 1 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोमीटर एंड 4 माइक्रोमीटर. एक बढ़िया सवाल करोगे इसके बाद? तुम्हें करना है, मैं तो आइडिया दूंगा बस, तुम इसको निकालो. हाँ क्या आया बेटा? वन माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोमीटर, 4 माइक्रोमीटर. yes, 2 micrometer is the right answer.
आ गया 2 माइक्रोमीटर। एग्जैक्ट ही आ रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं आ रहा। जी की वैल्यू क्या ली? हाँ कोई बात नहीं, जी की 9.8 या 10 लेने से थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा, इतना डिफरेंस नहीं। अप्रोक्सीमेटली 2 माइक्रोमीटर इज राइट आंसर, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जी का आपने क्या लिया। अरे भाई टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास थी ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है टर्मिनल वेलोसिटी का? वी टर्मिनल इक्वल्स टू 2/9 जी रो माइनस सिग्मा बाई ईटा, और ये आर स्क्वायर ना, ये आपको मिल गया, ये आपको पता है, ये पता है, ये गिवन है और ये गिवन है, तो बचा क्या? आर स्क्वायर। आर निकाल लो। तो मल्टीप्लाई डिवाइड का जो बेसिक लॉजिक था ना सवाल का, जो आप नहीं सोच पाते थे, जो बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो यही है कि आपको ये मानना पड़ता है कि फ्री सरफेस के जस्ट बिलो ही टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, माइक्रोमीटर में आ रहा है ना, आप देखो, तो वो माइक्रोमीटर तो नेग्लिजिबल है विद रिस्पेक्ट 10 सेंटीमीटर। बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया भाई, आया नहीं आया? तो उस केस में अपन को वही टर्मिनल वेलोसिटी मान लेनी है। तो वहां मान ली, तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डेप्थ ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाय जितना टाइम बोला उसने सस्पेंड होकर के नीचे पहुंचने का, उस टाइम से। यही था लॉजिक, और खास बात नहीं थी। ये सवाल मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि हम बाद में करेंगे, आज करेंगे। हमने ट्यूब से सॉप बबल तो बना लिए थे, सॉप बबल मिल भी गए थे, कॉमन सरफेस का रेडियस भी निकाल लिया था, मिल के एक सिंगल सरफेस बने वो भी निकाल लिया था। अब हम क्या करते हैं, एक सॉप बबल को ब्लो करते हैं, और वो डिटेच होने से पहले आप अपने ट्यूब से अपना मुंह हटा देते हो। अब क्या होगा? वापस सॉप बबल की हवा ट्यूब के थ्रू बाहर आएगी। नहीं समझ में आई बात? आपको ये बताना है इसका लाइफ स्पान कितना होगा, मतलब कितने टाइम में ये एयर बाहर आ जाएगी, कंसेप्ट में बता दूंगा, सोल्व तुम्हें करना है। सुनो ध्यान से, इसका इनिशियल रेडियस क्या है? आर, और जब पूरा खत्म हो जाएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा? 0। तो इसकी रेडियस वेरी करेगी आर से 0 तक। मान ले किसी भी टाइम टी पर इसका रेडियस एक्स है, तो इसके अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कितना ज्यादा है? 40/x, है कि नहीं? तो यहां का प्रेशर से यहां कितना प्रेशर ज्यादा है? 40/x। मतलब ट्यूब के अलोंग आपको प्रेशर डिफरेंस मिल गया। लेंथ गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है, तो आपको पॉइजनिस के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला पता है, dv/dt इक्वल्स टू डेल्टा p पाई r⁴ l। नहीं समझ में आई बात? हेलो? हाँ बाहर का तो पी नोड है ना, तो उससे मतलब ही नहीं ना, प्रेशर डिफरेंस मिल गया भाई। अंदर का प्रेशर कितना होगा एक्स टाइम पर, जब रेडियस एक्स था, तो पी नोड प्लस 40/, तो डिफरेंस मिल गया ना अपन को सीधा सीधा। और जब रेडियस एक्स था तो वॉल्यूम कितना था? 4/3 πx3। नहीं समझ में आई बात? हेलो? हो जाओ शुरू। क्या रिपीट करना है? क्वेश्चन सारा समझा दिया गया है। आज ऑनलाइन डिपार्टमेंट में किसी ने आंसर नहीं दिया।
बोल, तू बोल, मैं चेक करता हूँ। एक्सीलेंट। 2 eta L कैपिटल R टू द पावर 4 अपॉन, हाँ, स्मॉल r की पावर 4, राइट, सही। इतनी छोटी जिंदगी है इसकी। कहते हैं ना साबुन का क्या, पानी का बुलबुला। उस पर दो तरह के कमेंट किए जाते हैं ना, अरे ये तो पानी का बुलबुला है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, ये तो नेगेटिव कमेंट। और जीना है तो पानी की बुलबुले की तरह जियो, कि जिंदगी में हमेशा ऊपर बढ़ो और फिर खत्म हो। नहीं समझ में आई बात? तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला बनता है तो ऊपर आता है, खुद का साइज भी बढ़ता है और ऊपर जाता रहता है। तो जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि खुद भी बढ़ो और ऊपर भी चलो। और दूसरा नेगेटिव कमेंट क्या होता है, कोई नई चीज खुलती है, कॉम्पिटिटर नहीं बोलते अरे तो पानी का बुलबुला यूं खत्म हो जाए, इसकी लाइफ बहुत छोटी। ये साबुन का बुलबुला था। 100 बबल, और इसकी लाइफ आपने निकाल ली। किस किस का आंसर आया? नहीं आया? देखो, किसी भी टाइम पर इसकी मान लो रेडियस एक्स है, तो क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, तो अपन dv बाई डी टी लिखेंगे या माइनस dv बाई डी टी लिखेंगे? गुड। तो जो q है दैट इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी टी, राइट। और ये हो गया माइनस d बाई डी टी, और v की वैल्यू क्या होगी बच्चा? 4/3 पाई एक्स क्यूब। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 4/3 पाई एक्स स्क्वेयर dx बाई डी टी ना। ओ सॉरी, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx बाई डी टी, राइट। ये आ गया अपने पास, ये नेगेटिव साइन के साथ आ गया, ये क्यों आ गया? एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? बोलो, डेल्टा पी कितना? 4t बाई एक्स पाई r टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा l, राइट। ये x आएगा यहां, ठीक है, और ये 4 पाई से 4 पाई हो गया रवाना, dt को ले जाओ उधर। नहीं समझ में आया? आ गया आंसर। टाइम 0 से t, और तो इंटीग्रेशन की लिमिट r से 0, माइनस से तो हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? ऐसा आंसर है। तो अब कहाँ गड़बड़ किया तुम लोगों ने? कुछ नहीं किया? क्या गड़बड़ किया? पता नहीं। हाँ जी, तो क्या हुआ? विस्कोसिटी थी ये। और क्या, अपन ने बहुत सारा टाइम लिया, अपन ने पूरा कितना लिया टाइम विस्कोसिटी में? 1 घंटा 20 मिनट। इसका मैक्सिमम हक होता है 40 मिनट। विस्कोसिटी खत्म होने से पहले खत्म, मतलब शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। बताना क्या होता है, ज्यादातर लोग तो वैसे ही मॉड्यूल ही पढ़ के बताते हैं, बड़ा ये याद रख लेना, ठीक है। अब तुम्हें कोई अरमान पूरे करने हो तो करो। रेनॉल्ड्स नंबर क्या करेगा? विस्कस फोर्स अपॉन इनर्शियल फोर्स। सोचो क्या आएगा? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में जो आता है वो वैल्यू पुट करें ना, आंसर आएगा सीधा। बस वहां v बाई आर रखना पड़ेगा आपको, dv बाई डी आर है ना, उसको सीधा आ जाएगा आंसर। विस्कस फोर्स तो क्या होता है? स्टोक्स लॉ का रख देना, 6 पाई ईटा आर वी, और वो ईटा ए dv बाई डी आर, सीधा रेनॉल्ड्स नंबर आ गया। हाँ जी, अब हमारे पास है टाइम 5 मिनट, आई थिंक 3 मिनट, 15 मिनट है? अच्छा ब्रेक भी है, ठीक है। अब मुझे दूसरी क्लास भी लेनी है, और उनकी क्लास 1.25 घंटे की, क्योंकि वो पीछे चल रहे तुमसे। तो उनका तुम जेलासिटी भी खत्म करना है और विस्कोसिटी भी खत्म करना है, तो वो 1.25 घंटे से भी ज्यादा जा सकती है।
1.25 घंटे लगातार बोलने के लिए थोड़ा बहुत तो चाहिए ना यार, मतलब 5-7 मिनट तो ऐसा चाहिए कि पानी वानी पी लो, चाय वानी पी लो। तो उम्मीद है आपके थोड़ा बहुत फ्लूइड मैकेनिक्स समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में? मजा आया? और छोटू, क्या नाम है तेरा? ऋतिक। ठीक है। तू इतना ही बड़ा है 11 से? कॉलेज में भी तो इतना ही बड़ा रहेगा? पता नहीं। हमारे साथ, मैंने बताया ना, हमारे साथ था एक ऐसे पीयूष दादीज, वो बहुत छोटा था, वो अभी भी इतना ही बड़ा है। मतलब उसका बॉडी टाइप ही ऐसा है कि अगर तुम्हारी यूनिफॉर्म बिठा क्लास में बिठा, कोई जज नहीं कर सकता कि ये आदमी 40 साल का है। और जब हम कॉलेज में गए थे तो रैगिंग, वो रैगिंग देने जाया करता है जानबूझ के। लोग तो रैगिंग से बचते, तो रैगिंग देने जाता था क्योंकि इतना छोटा था, तो क्यूट सा लगता है लोगों को। तो सीनियर रैगिंग नहीं लेते थे, बाइक पे बिठा के चॉकलेट खाने ले जाते थे। उसके चक्कर में हम मारे जाते थे। एक बार तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे टाइम में रैगिंग खत्म है, मतलब नेग्लिजिबल रैगिंग होती है, तो तुम आराम से मस्त रहे कॉलेज जाओ। हमारे टाइम पे रिजल्ट आता था, मिठाई खिलाते थे लोगों को, 1 घंटे बाद याद आता था कि अब रैगिंग होनी है, फिर मूड खराब। फिर आए दिन किससे आते रहते थे अखबारों में रैगिंग, तो बड़ी फेमस था। तो रूल्स होते थे रैगिंग के, जैसे जाते पहले दिन आपको पर्चा मिल जाता था, रूल्स ऑफ द रैगिंग। ड्रेस कोड अलग होता था, है ना? हमारे टाइम पे ड्रेस कोड था व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, रेड बेल्ट नहीं आती इलास्टिक वाली, वो पीटी शूज, और बाल इतने छोटे होने चाहिए किसी के पकड़ने में ना है, वरना नुकसान आप ही का है। गर्ल्स के लिए व्हाइट कुर्ता पजामा और 2 चोटी रेड रिबन के साथ। और आप ओरिजिनल गेट से एंटर नहीं कर सकते, मेन गेट से कॉलेज में एंटर करना अलाउ नहीं था। आपके लिए 2 स्पेशल गेट बनाए जाते थे, उस पर लिखा था वेलकम टू ऑल द मच्छर्स एंड ऑल द मक्खीज। मच्छर गेट से सारे बॉयज एंटर करेंगे, मक्खी गेट से सारी लड़कियां एंटर करती थी, और लाइन बना के। आप कॉलेज में कितने टाइम पहले चले जाओ, घड़ी पहनना अलाउ नहीं है, अच्छे शूज नहीं पहन सकते, बेल्ट नहीं बांध सकते, गोगल नहीं लगा सकते, टिल द रैगिंग पीरियड। अपना खुद का उनका होता था पूरा। और नजरें आपकी थर्ड बटन पे होनी चाहिए या सामने वाले के शूज पे, आप उसकी शक्ल नहीं देख सकते। सब कॉलेज में ऐसे होता था। हमारा उदयपुर था, RNT। तो ये था कि मतलब आप इमेजिन करो कि आपकी गर्दन नीचे है और सामने वाले की शक्ल आपने नहीं देखी, वो पूछा था बता मैं कौन हूँ। ना सिर्फ ये पूछता है बता मैं कौन हूँ, ये भी बताना होता है कि मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, मैंने कितने टाइम में मेडिकल किया है, मेरे फादर क्या करते हैं, मेरे 12th में कितना परसेंटेज है। आपको पूरा बायोडाटा पता होना चाहिए अपने करंट सीनियर के बारे में। इन चीजों का बाद में मतलब समझ में आता था, उस टाइम तो थप्पड़े घर पड़ती थी अच्छी, एक गलत एक थप्पड़। और कॉलेज में आप नहीं, 8 बजे कॉलेज, 8 बजे से 5 मिनट पहले भी नहीं जा सकते, आप लाइन से खड़े हो जाओ सबके सब। और जब 2 मिनट बाकी होते हैं तो एक लीडर बनाया जाता है बेच का, वो सबसे आगे खड़ा होता है, वो बोलता है कि टाइम स्टार्ट नाउ। तब आप लाइन से चलते हो नजर नीचे करके, और तब कहीं से भी बीच में आवाज आ जाती है। तो मेरे को आई थी क्योंकि उस टाइम मेरी सबसे हाइट मेरी ज्यादा थी। और मेरे बाद में एक लड़का हो रहा था मुंबई का, वरुण वरुण जैन, उसकी हाइट मुझसे भी ज्यादा थी, मुझसे 1 इंच लंबा था। तो बाद में फिर वो हो गया लंबू, उससे पहले लंबू में था। सो पीयूष दादीज पहले दिन आया, और उसका पहला दिन था, तो डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करवाए और वो आ गया। उसको पता था कि जूनियर उधर से एंटर कर रहे हैं, तो आगे खड़ा हो गया। तो ड्रेस कोड में भी नहीं था, बाल बाल भी नहीं कटवा, अगले दिन होता वो सारी चीजें। तो बोल पीछे किसका नाम है, पीछे किसका नाम है? मैंने कहा मेरा है। बोलो मेरा नाम पीयूष है। हेलो। कहा ठीक है, कौन बोले वहां इतना? चुपचाप हो जा साइड में खड़ा। बोले यार अब मैंने इसलिए पूछा कि तेरा और मेरा अपना एक साथ होगा ना रोल नंबर, तो तू मुझे बता क्या हो रहा है, पिछले 15 दिन से मैं कॉलेज नहीं आया, पहली बार आया हूँ। मैंने कहा तुझे सब पता लग जाएगा थोड़े दिन में। भैया खड़ा था साथ में, तो हम चल रहे लाइन से, और वो मस्ती कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रही कोई बात। और वहां तो 15 दिन से लोग रैगिंग करते, उनकी हालतें खराब, कि भाई यहाँ ऐसा अलाउड नहीं है। अब वो आराम से सबसे मस्ती कर रहा है, तुम कैसे चल रहे हो, पागल हो गए तुम, सीधे चलो ना। अजीब अजीब बात है। हम जा रहे सीधे सीधे, इधर से आवाज आई ए लंबू इधर आ। तो मैं घूम लिया, जब मैं घूमा तो मेरे पीछे पीछे लग लिया। वहां के तो हमारे ललित ललित बोस थे, उनकी हाइट कम थी। सो ऐसा होता है ना कि मेरी हाइट ज्यादा, उनकी कम, तो डिफरेंस ज्यादा हो गया। और नजरें नीचे थी तो बिल्कुल उनके पास चला गया, तो उनसे नजर मिल गई। वो एक थप्पड़ दूंगा दांत बाहर आ जाएंगे। नजर मिलाता है मेरे से, तो मुझे हंसी चल गई। तो जैसे मेरे को हंसी चली, किस्मत मेरी अच्छी थी, ये 2-3 प्रोफेसर उधर से जा रहे थे। तो मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर। तो वो क्या ऐसे नाटक करते हैं प्रोफेसर कि तुम रैगिंग वैगिंग मत लो, एंटी रैगिंग के विरोध करते हैं मतलब।
फिर बाद में सीनियर से बोलते हैं बदतमीज, तुमने तमीज नहीं सिखाया इनको। मतलब किसी क्लास में किसी बच्चे ने टीचर से पूछ लिया पढ़ाते वक्त फर्स्ट ईयर में कि सर ये क्या लिखा है, या इस दोबारा बोल दो, तो तुम गए काम से। फिर वो सीनियर से बोलेंगे जाकर, तमीज नहीं सिखाया इनको, क्लास में कैसे बैठते हैं। सो वैसे वो जा रहे थे, तो कॉलेज टाइम भी हो रहा था, तो जाओ रूम विंग नंबर 2 रूम नंबर 4, ऐसे कॉल लगती है, कॉल में आ जाना। चले गए हम। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं बोलना होता। उसे मुझसे कहा कि ये कौन है, उनको लगा कि इसका कोई मिलने जुलने वाला होगा कोई। तो वो बोला बॉस मैं भी जूनियर ही हूँ। बोले तुझसे किससे बोला पैदा होकर सीधा यही आना होता है। तो बाद में बड़ा हो उसके बाद कॉलेज आना। और उसके बाद रैंक लाइन चला गया। तो सीनियर से मुझसे पूछा 1 साल बाद, वो पीयूष ने बहुत नुकसान कराया हमारा, है ना। एक कॉल लगा लिया हमारी, तो उनके एग्जाम चल रहे थे सीनियर्स के। तो हमारे सीनियर बड़े बढ़िया थे इस मामले, क्योंकि हमारे सीनियर्स में केस हो गया था, इसमें एक सीनियर के मतलब हेड इंजरी हो गई थी रैंकिंग टाइम गिरने से, किसी ने से किक दिया तो सीढ़ियों से गिर गए थे। तो सीनियर्स ने डिसाइड किया था हम किसी को फिजिकली टच नहीं करेंगे, ऐसे रैंकिंग लेंगे। पर कुछ लोग होते हैं जो रैंकिंग के लिए बने होते हैं, उनको पता नहीं कहाँ से फितरत आती है, आइडिया आते हैं उनको। तो हमारी कॉल लगाई, हम रूम नंबर 4 में चले गए। तो मैं था, पीयूष, दादी, रामजी लाल, 3 लोग थे। मुझसे कहा तू टेबल पे खड़ा हो जा, उनका सुबह पेपर था उनका, तो पेपर के लिए पढ़ाई कर रहे सब लोग। एक ट्यूबलाइट जल रही थी, एक टेबल रखी थी, बोले इस पे खड़ा हो जा, फूंक देके ट्यूबलाइट बंद कर, और जब तक ये बंद नहीं होती फूंक मारता रहना। मैं खड़ा हो गया, अब ट्यूबलाइट में फूंक मार रहा हूँ, ट्यूबलाइट बंद हो गई क्या। पीयूष से बोला जा बाथरूम में जा, एक बकेट लेकर पानी के भर के, पानी के भर के बकेट लेकर आ गया, और उसको योगा स्टाइल में बैठ जा, जैसे बैठते हैं ना अपन ऐसे। एक टीस्पून दे दिया, खाली बाल्टी दे दी, बोले इस टीस्पून से इस बाल्टी का पानी इसमें खाली करना, याद रहे अगर ये बीच में जगह है, ये जो गैप ऐसे 1 फीट का गैप बना दिया, इस गैप में एक बूंद भी गिर गई तो पूरा पानी खाली करके वापस रिस्टार्ट होना है। तो वो चालू हो गया, सिर्फ बूंद लेता, ठीक है, और मैं उधर फूंक मार रहा हूँ। और रामजी लाल को इधर, उसको हैंडी करता रामजी, उसको बिठा दिया एक तरफ, और इमेजिन करके तेरे सामने कुछ लोग बैठे हुए तो तुमको पढ़ा रहा है, और याद रहे साइलेंट मोड में पढ़ाना है और पढ़ाते ही रहना है, क्योंकि वहां सीनियर पढ़ाते हैं जूनियर्स को, तो तेरे को ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग। तो ऐसे बस तेरे को लिप मूवमेंट करना है और हाथों का मूवमेंट करना है, ऐसे इमेजिन करके तू पढ़ा रहा है किसी को, तू अपने पढ़ाने लग गया। मैंने 2 घंटे तक फूंक मारा ट्यूबलाइट, वो तो पढ़ रहा है आराम से मस्त, कोई मतलब नहीं उनको, हम अपना काम कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। 2 घंटे बाद एक अतुल बोस तो खड़ा है, क्या है ये, तो ट्यूबलाइट बंद नहीं हो रही, उतर यहाँ से नीचे। वो खड़े हुए, फू बंद, ये क्या नाटक। तो उन्होंने टेबल कहाँ लगा रखी थी कि जैसे ये ट्यूबलाइट है, यहाँ स्विच है और यहाँ टेबल है, तो उन्होंने हाथ रखा, फू बंद कर दी। खैर बहुत कहानी है रैगिंग से रिलेटेड, तो पर वो हमारे टाइम पे इसका मतलब नेगेटिव तो ये था कि आपको कुछ दिन थोड़ा बड़ा टॉलरेट करना पड़ता था। पॉजिटिव था कि लोग बहुत पेशेंस रखना सीख जाते थे। मतलब आप कितने महान हो, कितने बड़े महान हो। हमारे साथ हमारे बैच में एक लड़की थी, वो जो उप मुख्यमंत्री होता है ना, उसकी बेटी थी। तो उस बेचारी ने इसलिए टॉलरेट किया कि वो इतने बड़े नेता की बेटी है। हाँ, बहुत बढ़िया लड़की थी, पढ़ने में भी अच्छी, अब सेलेक्ट हो गई है। तो उसको ना टीचर्स तो उसकी रैगिंग लेते थे। मैंने क्या तो मुख्यमंत्री की बेटी से कुछ भी मतलब सवाल पढ़ के नहीं आएगी, अब उसको क्या लेना देना मुख्यमंत्री से। वो हर बार तो वाइवा देकर रोती हुई निकलती थी। तो उसको इतना मतलब टॉर्चर करते हैं, वो रैगिंग का मतलब भी टॉर्चर करना होता है। तो सिखा देते हैं, आपको बर्दाश्त करना आ जाता है चीजें। और सबसे मजेदार चीज ये है कि एक बार आपकी रैगिंग पीरियड खत्म, उसके बाद सारी टेंशन सीनियर्स की होती है। कॉलेज में कोई प्रोफेसर कुछ नहीं सिखाता। अगर तुमने कभी देखा हो मेडिकल कॉलेज में जब राउंड पे होते हैं और ट्रेनी लोग साथ में होते हैं, तो वो ऐसे चुपचाप खड़े होते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते वो, ना कभी कुछ पूछते हैं। क्योंकि जो लोग क्लिनिकल साइड से होते हैं उनकी खुद की इतनी प्रैक्टिस चलती है, उनका फुर्सत ही नहीं होती कि तुम्हें सिखाने बैठे। और जो नॉन क्लिनिकल वाले होते हैं उनको कुछ आता नहीं। तो नॉन क्लिनिकल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर क्लिनिकल शुरू, तो वो लोग कभी नहीं सिखाते, सारा सीनियर ही सिखाते हैं। मतलब ये कंडीशन होती है, इतना जबरदस्त काम चलता था भाई, कदम क्लास, थैंक यू सो मच। सो